खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ है जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब और ताहिर मलिक साहब। नाज़रीन, चीनी स्कैंडल के हवाले से एक अहम फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उन्होंने अमल दरामद रोक दिया है। जो रिपोर्ट आई थी इसके हवाले से मुख्तलिफ दलाइल उन्होंने दिए हैं और कुछ दिन का स्टे भी दे दिया है। ये मामला कहाँ जाएगा और किसका इख्तियार है, किसका इख्तियार नहीं है, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की जो एक हियरिंग हुई है उसमें बहुत सी बातें सामने आई हैं। जजेस ने बहुत से सवालात उठा दिए हैं, बड़े हाई प्रोफाइल केसेस हैं और बड़े बड़े लोग जो हैं इसमें मुल्ज़िमान हैं। भले ये चीनी स्कैंडल हो या मोअज़्ज़ज़ जज जनाब फायज़ ईसा साहब हों, तो आवाम देख रहे हैं कि ये इंसाफ के तकाज़े इंशाल्लाह कैसे पूरे होते हैं। इस पर बात करेंगे। इसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब से क्या माफ़ी का मुतालबा करेंगे। और सबसे अहम बात, कल बजट आना है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे क्रिटिकल मुश्किल बजट होगा, बल्कि पाकिस्तान की तारीख का नहीं, दुनिया की तारीख का सबसे जो मुश्किल वक्त और आ चुका है। इसके हवाले से हम बात करेंगे। इस बजट आम आदमी को रिलीफ पहले कब मिलता था, अब तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि शॉर्ट फॉल कितनी आ रही है, स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक के तकाजे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, अवाम की क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या होगा नहीं होगा। मगर भट्टी साहब पहले तो हम आ जाते हैं चीनी स्कैंडल में। जो है हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने स्टे दिया है और बहुत सी बातें उन्होंने की हैं कि जी इस्लाम कमीशन ने आम आदमी के लिए चीनी सस्ती करने की सिफारिश नहीं की, तो क्या किया। तो कमीशन पर ही बहुत से सवालात उठा दिए और यूँ लगता है कि जो बातें सामने आई हैं और बिल्कुल इतने मजलूम लोग थे उनकी अश्कशोई हुई है। हमें भी बड़ी खुशी है कि चीनी जो बनाने वाले लोग हैं उन पर अगर ज्यादती हो रही थी तो उसका कुछ तदारुक होता नजर आता है आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, इस मुल्क में मजलूम बेबस लाचार वही है जो खरपति है। इस मुल्क में जालम जल्लाद कसाई वही है जिसके पास दुनियावी कोई वसाइल नहीं, जिसके पास अपनी आवाज उठाने के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं, जिससे के लिए इंसाफ मांगना जुर्म है। मुझे बताए, और जिसके पास सिर्फ एक स्वीट डिश है, चाय की प्याली या एक रोटी जिसकी कीमत करती जा रही है। गुजारिश ये है कि शुगर मिल, पहले तो ये बात है कि क्या इन्होंने जो मुनाफा कमाया वो वापस लेने का हुक्म आया कि नहीं आया। पहले कमीशन बना, फिर उसके पहले इंक्वायरी बनी, फिर जुडिशल कमीशन बना, फिर इंक्वायरी बन गई, अब उसके ऊपर स्टे आ गया। और भाई कोई ऐसा स्टे मुझे भी दे कि 20 करोड़ आवाम को साफ पानी मिले, इस सियासतदानों को पाबंद करे कि सबको तालीम मिले। ऐसा स्टे दे कि कोई दुकानदार, रेडीबार या कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन गलत ना तोले, मिलावट ना करे, जालसाजी ना करे। वो इस आवाम की खिदमत करो, इस आवाम के लिए जियो। हाँ, बड़े वकील हम लोग नहीं कर सकते। अच्छा बड़ी साहब, एक सवाल है, मैंने 40 मिनट बाद ब्रेक पे जाना है कि अब सवाल ये है कि एक तरफ से ये नुकता गया कि क्या जो ये एसेट रिकवरी यूनिट है ये लीगल है या नहीं। आज मखदूम साहब ने अदालत में क्या कहा, जो कि शुगर वालों के वकील हैं, कि जनाब क्या TOR से बाहर जाकर कार्रवाई की गई, यानी कमीशन ही गलत थी। से बंद कर दें। एक ब्रेक है अजान की ब्रेक है। इस अजान की ब्रेक के बाद दोबारा इस स्टोरी की तरफ आते हैं। वेलकम बैक। कुछ मोटी मोटी बातें जो आज हुई और अदालत में कहीं, और जो वकील मोहतरम जो थे शुगर मिल्स एसोसिएशन के, ये जहांगीर तरीन साहब ने, भट्टी साहब, 16 मिल्स के मालकान ने इसको चैलेंज किया था, इस रिपोर्ट को, और वो कहते हैं ये बड़ी मुतस्सिबाना रिपोर्ट है और फोरेंसिक ऑडिट कराने का इख्तियार ही नहीं है, बिल्कुल इख्तियार नहीं है। फोरेंसिक ऑडिट पर चंद शुगर मिल्स को मुंतखब किया गया। पहले मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, 7 सवाल करता जाता हूँ। बड़ा वो कहते हैं इनको इंक्वायरी करने का इख्तियार नहीं है, लेकिन अलबत्ता हमें ये इस चीज़ का इख्तियार है कि हम अपने फ्रंट मैनों के ज़रिए गन्ना ख़रीद कर मतलब थोड़ी कीमत पर करके करें और उनको 2-2 महीने जलील करें बाहर, और जो है ख़रीदें 10 रुपये का, बताएं 30 रुपये का, तो हमें इख्तियार है जो है जी। और शहजाद अकबर को कहा है इसका जी किरदार बड़ा मनफी रहा है, और ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा DG FIA और DG एंटी करप्शन को भी बनाया गया है इसमें। तो भट्टी साहब, इख्तियार किसके पास है? काजी साहब, मैं अर्ज करने लगूँ थोड़ा सा। पाकिस्तान में ताकतवर को पकड़ने के लिए कानून ना था, ना है, ना होगा, ना इख्तियार होगा। मुझे बता दें, 40 रुपए चीनी थी, 70 रुपए चले गई, ये किसके पास इख्तियार था? दूसरा, इस पिटीशन में मेरे मोहतरम
बहुत काबिल है वकील, क्या नाम है उनके, जो मखदूम अली खान साहब। इनकी फीस कम से कम अंदाजन कितनी होगी? अरे भाई हमारे तो पर जलते हैं हम लोगों को वकील, आजकल तो करोड़ों में भी फीसें होती हैं। ये आपको मुझे पता है याद है कि भारत स्टील में कितने करोड़ की फीस किस किस ने ली थी? मैं अर्ज करने लगा हूँ, नहायत काबिल वकील है, बड़े इंसान दोस्त हैं। मुझे याद है नवाज शरीफ के ये वकील थे, तो मैं एक दफ़ा इस्लामाबाद गया किसी कवरेज के लिए, सरीना में इनके लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक था, प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक था सरीना में। बहरहाल गुजारिश ये है कि ये अगर किसी को गलत काम करने का हक नहीं, क्या मैं किसान हूँ, मैं रात की सर्दी में या दोपहर की शिद्दत में इतना पानी में जाके अपनी काश्तकारी करता हूँ, क्या मेरा हक नहीं कि मुझे जायज मिले? यार बात सुने, क्या आप किसान है? भट्टी साहब एक मिनट रुकिएगा, किसान है, आपका जुर्म है ये, आप क्यों किसान है? आपकी शुगर मिल क्यों नहीं है? अभी मेरी अर्ज सुन लेना, मैं आज आ रहा था ऑफिस, अच्छा, उधर खरबूजे और मलक साहब, ये आपकी अंग्रेजी खत्म हो तो मुझे तवज्जो चाहिए, रेड़ियां लगी हुई थी। मैंने ड्राइवर को एक बंदे से मैंने पूछा क्या नाम है, बूटा बताया, बूटा, वो बड़ा वकील नहीं करा सकता था। मैं क्या सुनाओ, कोई आज सेल हुई, कहता साहब जब से कोरोना है ना, माँ बाप बुजुर्ग है, उनकी दवाई भी छूट गई और मेरी बच्ची का दूध भी नहीं मैं दे पा रहा। मैं आज लिंक रोड की बात बता रहा हूं, मैं आपको सरीना के स्वीट्स बुक कराने वालों की नहीं बात बता रहा। कादी साहब, इनकी लोग कौन सुनेगा, इनकी जो ये 98% है। मुझे, मैं इस पाकिस्तान में मैं माजरत चाहूंगा, कुछ ऐसी बात ना कर दूं। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं, आपका इंसान होना, अल्लाह ताला आपको इसकी जो फीलिंग है आपकी मैं समझ रहा हूं। बूटे का बच्चा दूध के बगैर है, आई कुड सी टीयर इन योर आईज। माँ बाप की दवाई नहीं ला रहा, मुझे बताएं वो किस अदालत में जाके स्टे ले? वो वकील कहाँ से लाएगा करोड़ों रुपए, बड़ा कहाँ से जाएगा? अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि मजे की बात है जो आप बात कर रहे थे इख्तियारत, हाँ ये इख्तियार जरूर है, वफाकी हुकूमत को 5 साल में 29 अरब रुपया इनको दे दे सब्सिडी, उस पर कोई नहीं बोला कि वो इख्तियार किसका है। मगर जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन इसमें रेज हो रहा है, जो हम डिस्कस कर सकते हैं, ये तो हुकूमत वर्सेस हुकूमत हो गया है। मतलब पीटीआई के 10 बंदे कह चुके हैं कि ये हुकूमत बनाने में सबसे ज़्यादा किरदार किनका है, जंगीर तरीन साहब का, वो इस केस में खड़े हैं सामने। मोनस सलाई साहब हिस्सेदार निकल आए हैं शुगर मिल में, वो इस केस में एक वन ऑफ द मुद्दई हैं। जो शुगर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, हमारे हुसरो बुख्तियार के भाई हैं, उनके इल्ज़ाम क्या हैं? उनका पहला इल्ज़ाम है कि वफाकी हुकूमत ये बना ही नहीं सकती। दूसरा उनका कहना है कि ये शहजाद अकबर कौन है, ये बंदा कौन है, इसका स्टेटस क्या है, किस तरह ये हमारे खिलाफ एक्शन ले सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप हुकूमत में शामिल हैं, पंजाब हुकूमत में का आप हिस्सा हैं, आपका भाई फेडरल मिनिस्टर है, आप अपने खिलाफ ही केस हुकूमत का इस्लामाबाद कोर्ट में ले गए। अच्छा भट्टी साहब, ये हमारे लीगल आर्ग्यूमेंटेशन का, मैं तो वकील नहीं हूँ लेकिन इर्द गिर्द वकील थे, एक आर्ग्यूमेंटेशन का एक बुनियाद ये है कि मैं आप पे इल्ज़ाम लगाता हूँ कि भट्टी साहब आपने ये गलत काम किया है, जुर्म किया है, तो आप ये नहीं कहते मुझे कि ये जुर्म आपने किया या नहीं किया, आप ये कहते हैं कि आप मुझसे पूछ ही नहीं सकते, आप मेरे पूछने की जो इख्तियार है, अगर मैं आपको ये जवाब दे रहा नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं कानून की वायलेशन कर रहा हूं, मेरे पे मुकदमा हो सकता है कि आप पाकिस्तान आइन के मुताबिक एक कानून बनाए, उस पर जवाब देने की बजाय ये किसने लिखा कि मैं अरबपति लूट के खा गया हूं? आप मेरी इंक्वायरी का हुक्म मलक ताहिर सबको लगा देते हैं, मैं कहूं मैं जवाब नहीं देता, तुम कौन होते हो? और यार ये जो कुछ कहता है गैर आईनी है। कादी साहब कब तक किस मुल्क को अदालत ने ये भी हुक्म मुझे एक ऐसा लग रहा है, एक नहायत दराम से, मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान कामयाब हुए, लेकिन इमरान खान साहब ने, मुझे कोई इनसाइड खबरें भी मिली है, पॉलिटिकल गुफ्तगू परसों कल रात जिन की हुई है। अच्छा, उसमें इमरान खान साहब ने आईपीपी को हाथ डाला, ठीक, चीनी को डाला, पेट्रोल माफिया को डाला, सीमेंट माफिया को डाला और करप्ट अरबों में लूटों को डाला। कहीं ये सारे मिलके इमरान खान को आउट तो नहीं करना चाह रहे, इस बात को नजरअंदाज ना कीजिएगा। मैं इस स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते तक हो गई
तो गोश गुजार यार, मैं नाज़रीन एक की बात बड़ी- सर बता तो दूं। ये इमरान खान के अंदर घर से देखें, लड़ाई फिर सारी देखें। हो रही है, रिजल्ट तो कुछ नहीं यार, है। बात- आप रिजल्ट बताएं ना, है, मलिक आप साहब। मैंने एक मिनट, आप एक मुझे एक्शन बता दें जिस आज आपकी इस्लामाबाद कोर्ट ने भी यही बात की है कि भाई चांदी की कीमत तो फिर कम नहीं ना हुई। यार, मेरी बात तो सुने, इमरान मलिक खान साहब, साहब के मलिक इर्द साहब। गिर्द 4 लोग नहीं, उन्हें नहीं, गुमराह कर रहे हैं, 2 ब्यूरोक्रेट हैं। यही जिस यार, दिन सुने- इमरान खान साहब इस हकीकत तक पहुंच गए ना, 7 कवे लटका दिए उन्होंने मीनारे पाकिस्तान माफिया के, 7 कवे, शुगर माफिया, सीमेंट माफिया, ब्लैकमेल माफिया, आटा अरबों रुपए माफिया। सरकारी खाने वाला, आटा माफिया, या किसी भी सूरत में लूटने वाला, अल्लाह के हुक्म से बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। एक मिनट। इमरान खान साहब ने गलत या सही जो भी किया, उन्होंने कहा जी ये बंदे इनके खिलाफ रेफरेंस भेज दो। उनका इख्तियार एग्जेक्टिव का नहीं था, उनके पास जुडिशल इख्तियार नहीं है। जुडिशल इख्तियार जो है वो हमारी मोअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट्स का या कोर्ट्स का है। अब रुका है केस, जो उन्होंने अपनी जो उनकी जो फाइन सेंस ऑफ जजमेंट है, हमें उस पर बड़ा एतमाद है और उन्होंने बिल्कुल ठीक किया होगा इनके मुताबिक। रुका तो ये केस वहां है ना। काजी साहब, मुझे बताएं ठीक। वो भी अदालतों से निकल के गए, अपना नवाज शरीफ साहब भी अदालतों से निकल के गए, ठीक है। आप बुरा ना बनाइएगा, ये सारा फिर ये गवर्नेंस का जो अदालत में जा रहा है। अब पेट्रोल भी कहेंगे वो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाए। मैंने पेट्रोल बात नहीं कहा, आपका एक बात पे रहे। में तो कमी है, काजी साहब बड़ी काम की बात ये बता point रहे है हो ना। इनके दोस्त की। आप बड़े हो के ना जज बनेंगे। जज नहीं, जज तो बड़े लोग बनते हैं, जज के लिए मैं बड़ी साफ ही मेहनत करनी करूंगा पड़ती है। गुजारिश है, एक मोहतरम है नवाज शरीफ साहब, जी हाँ, उनकी इत्तेफाक फाउंड्री है, ठीक। वो बैंकरप्ट हो गई, उन्होंने बैंक को जमा करा दिया। सब आपकी तवज्जो चाहिए और 98 करोड़ लोगों आपकी चाहिए। इंसाफ आपको भीख में भी नहीं मिलता और सरमाएदार छीनता है। ये 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, मेरे 3 दफा जिक्र वज़ीर आज़म। कर रहे हैं आप। एक गवर्नमेंट के डिफाल्टर हो गए, इन्होंने खुद लिख के दिया ये इसको बेच के हुकूमत अपना नुकसान पूरा कर दे। 15 साल उनका स्टे चला, 15 साल। अच्छा। 15 साल में जब दोबारा वापस पाकिस्तान में आए, थोड़ा सा जुर्माना किया, उस वक्त 2 अरब जगह थी, तो जब वापस ली बैंक को, अच्छा। थोड़े से पैसे देके 15 साल 60 अरब की जगह बन चुकी थी, 2 अरब की जगह 15 साल स्टे रहा। यार, इस मुल्क में कभी किसी ने ये देखा है रेडी बान के बच्चे रात को 15 रुपए की रोटी खरीद के खा सकते हैं? इनको 15 साल का स्टे। ये इत्तेफाक फाउंड्री की बात बता रहा हूं, जिसमें 3 टाइकॉन मिलके अब बना रहे हैं उधर। उसके लिए एलडीए ने बाई लॉस चेंज की है। इंडस्ट्री एरिया था, हाउसिंग सोसाइटी आप बन सब गई। और बातें करते हैं। 58 अरब बिलियन, 58 बिलियन का प्रॉफिट हुआ इनको प्रॉफिट है 15 साल में। हाँ, ये मुझे ले ले जगह। यार, 2 अरब जितनी बैंक में भट्टी साहब 5 ये अरब तो- जमा कराई है ना नवाज भट्टी शरीफ साहब फैमिली ये ने, तो मुझे ले ले। मंशियात मैं के बात कारोबार में इतना पैसा सुने, नहीं। उसमें 2000 गरीबों के घर बना दूंगा, मुझे ले दे जगह उतने पैसों में। मैं और कोई इन्वेस्टर घेरता हूँ, वो बनाएगा। नहीं, भाई साहब, एक यार, छोटी सी हम खबर बड़े मैंने बड़े भी बड़े देनी है। तेज हैं, इमरान खान पे करनी चाहिए हमें। भाई साहब, एक छोटी सी मैं मुझे खबर भी खबर है याद मेरे देनी पास, है एक खबर है आज की। मैं खबर मेरी नहीं है, मैं तो बड़ा मजलूम आदमी हूँ। डान में मैं उनका कॉलम जरूर पढ़ता हूँ, फवाद हुसैन साहब जी का। हाँ। आज कॉलम मैंने पढ़ा है। आज पता चला है कि ये जो IPPs का मामला रुका है, एक टेलीफोन कॉल छपा हुआ है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रेडिबल अखबार अंग्रेजी का, उसमें कहा है कि एक कॉल आई कहाँ से, चाइनीज एम्बेसडर की। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ असद उमर ने आई, असद उमर ने रोका। ये जो बड़ी बातें करता ना बढ़ बढ़ के, ओ मैं स्टील मिल नहीं बेचने दूंगा, फलां नहीं कर दूंगा। एक काल, एक मच्छर, एक मच्छर, एक मच्छर। अब क्या करें? IPP स्टोरी क्लोज। भाई वो फवाद हुसैन लिख रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। नहीं, या दिखा दूं? यार मैं कह रहा हूं, आप छोड़े, आप नहीं कह रहे। फवाद काजी हुसैन साहब, साहब ने कहा, 2000 अरब रुपए की बात आप कर रहे हैं। आपको पता है कितना? अंडर द 2000 कारपेट अरब। फेंक दिया गया वो IPP को। मैं एक छोटी सी, मैं भी यार गाल सुनो, छोटी सी एक बात गाल सुनो, मुझे भी गाल सुन लो। हाँ। एक मुझे लतीफा याद है कि दफा करे यार, लाइट बातें भी तो सुनाए, करें। सुनाए, तो आपको लतीफा पता है एक परना होता है यहाँ, हाँ। परना नहीं होता हाँ, है? होता है। क्या? वो बंदा मेले पे गया, यहाँ उसके मोढ़े पे परना था, अच्छा, तो वो परना चोरी हो गया। ओए होए। तो वो बेचारा परेशान गरीब आदमी घर जा रहा है, तो उसने कहता वो मेला कैसा सी, कैसा था मेला? कहता मैंने तो लगता मेला लगे मेरा परना चोरी कराने ली सी। मैं भाई साडा परना चोरी होना है भट्टी साहब, इस गल नाल तुसी अंडरस्टैंडिंग कर लो। मतलब है इस अवाम के हकूक को चंद खानदान हर दौर में लूटेंगे, उसे चोरी यार वो करने, मजलूम डाका लोग करने, हैं। राज़ भट्टी नहीं साहब, करने। वो मजलूम लोग हैं, आप कैसी बात तो करते हैं? पाकिस्तान में ये जुर्म बना दे कि गरीब आदमी होना सिफारिश होना जुर्म है, तगड़ी ना नहीं, होना एक छोटी सी, क्राइम है। एक नन्हे मुन्ने जो हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने माफिया, उनमें एक माफिया सिमट वाला है। सिमट को 27 अगस्त 2009 को जो कमीशन है उसने कहा जनाब आप सारे कार्टलाइजेशन करते हैं, सिमट वाले इकट्ठे होकर लूटमार करते हैं। 16 अरब रुपया का जुर्माना किया। कब?
27 अगस्त 2009 को आज तक स्टे चल रहा है, आज तक एक आना नहीं दिया। और इस हफ्ते में जबकि गैस, पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है, पेट्रोल सस्ता हुआ है, ट्रांसपोर्ट सस्ती हुई है, इस्लामाबाद में 4% सीमेंट बढ़ गया, लाहौर में 10%, पेशावर में 6%। मलिक साहब 2 मिनट अरबों रुपए बना रही है, अरबों रुपए। मुझे ये कितना जुर्माना हुआ है सर? ये 16 अरब रुपया जुर्माना हुआ है 27 अगस्त 2009 को। आपकी तवज्जो चाहिए। 16 अगस्त 11 साल हो गए, 16 अगस्त 11 साल, 16 अरब रुपया कि आपने काट चल रहा है। आपने काटने ये 16 अरब बैंक में भी रख लें तो 16 लाख खानदान पल सकते हैं। भट्टी साहब तब डॉलर भी 70 रुपए का था। कोई इनसे तो पूछे कादी साहब, ये सिमट हर दफा मेरे गिरेबान पे हाथ डालते हो, मेरे पेट को ही नोचते हो। इनको पूछो ना 2009 पे डॉलर कितने का था। भट्टी साहब थोड़ा परना चोरी होना ही होना मान लो। अब उसके बाद हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तो ये शहबाज शरीफ साहब का कोरोना पे डाल रहे हैं, नैब का क्या इससे लेना देना, और फिर वो किस किस्म की रिपोर्ट थी। अब तो हमारा कौम का जो है इन रिपोर्टों से भी एतमाद उठा दिया गया है, जो मेडिकल की रिपोर्टें हैं। बहरहाल एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। दीगर मौज़ूआत जो हमने अनाउंस किए उनकी तरफ भी जाएंगे, मगर ये जो कोरोना हुआ है इससे हवाले से मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की एक ट्वीट आई है, वो भी सुनाते हैं, और आपको शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट भी सुनाते हैं। मरीम साहिबा कह रही हैं, दिखा भी दें भाई सामने ज़रा। वो कहती हैं कि शहबाज हैज़ कंट्रैक्टेड कोरोना विच प्रूव्स दैट हिज एप्रीहेंशंस वर नॉट अनफाउंडेड। दोज हु इम्पेरिल्ड हिज ऑलरेडी फ्रेल हेल्थ, knowing his susceptibility, will have to answer for this and for everything. One day may Allah restore him and all affected to perfect health. Amen. अब बात ये है, पहले तो ये इसकी जरा तस्वीर देखें, ये अंदर से लगा है या बाहर से? जिनको आपने बुलाया हुआ था दिहाड़ीदारों को, बेचारों को नौकरी पे आए हुए थे, ये उनसे लगा है या अंदर से लगा है? भट्टी साहब मैं कैसा अर्ज करता हूँ, अंदर उन्हें नहायत प्यार से, एहतराम से बिठाया गया। अल्लाह ताला शहबाज शरीफ समेत तमाम बीमारों को शिफा दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, ज़िंदगी दे। 69 एज है, कैंसर है। क्या खुदा न खास्ता कैंसर उनको नैब की वजह से हुआ? मियाँ नवाज शरीफ भी बीमार हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सैकड़ों लोग अस्पतालों में बीमार होकर जा रहे हैं, शिफा आ रहे हैं, उन सबको नैब की खुदा रहा। ये इस पे सियासत ना करें। हाँ, शहबाज साहब को, नवाज शरीफ को, उनकी फैमिली को, और पाकिस्तान के हर उस आदमी को जिसका कोई वाली वारिस सेहत जिंदगी दे। ऐसे इकबाल साहब की ट्वीट भी पढ़ दूं। वैसे भट्टी साहब जो बात कर रहे हैं ठीक है, सानू गंदा पानी पवा करने बच्चे साढ़े मार दो, असी तो कभी ट्वीट नहीं किया। अच्छा सुने जरा, इमरान खान चेयरमैन नैब और रिस्पॉन्सिबल फॉर मिस्टर शहबाज शरीफ कॉन्ट्रैक्टिंग कोरोना वायरस, ही हैड क्या इन्फॉर्म नैब टू इन्वेस्टिगेट हिम ऑन स्काइप, but ego of Khan is taller than well-being of people and he was forced to expose himself to virus prayers for his speedy recovery. तो आप ये कोई कानून बना देते हैं एहसान इकबाल साहब कि तमाम जो बीमार लोग हैं, मैं मुश्किल आसान करता हूं, तफ्तीश जो है ऐसा ही हो जाए। अरे मेरी बात तो सुन लेना, एहसान इकबाल साहब को तो फिलहाल नहीं ना, इन्हें पिछले 15 दिनों में नैब ने बुलाया, तो इनको क्यों कोरोना हो गया? शाहिदा कानबासी को भी पिछले 15 दिनों में नहीं बनाया, किस पे केस करेंगे? अब ये आप लोगों की लूट मार की रब ने हम पे आजमाइश डाली है। दुरूद शरीफ पढ़ो और इस्तगफार पढ़ो। ये ना जज को छोड़ा, ना जनरल को छोड़ा, ना किसी को छोड़ा। कोरोना किसी का रिश्तेदार नहीं है। अच्छा मैं एक और तरफ आता हूँ यार, मैं बड़ा फैन हूँ ख्वाजा आसिफ साहब का, उनका अकामा भी हलाल है और उनकी माशाल्लाह जो वो कंसल्टेंसी भी थी। आज उन्होंने एक बात की है, नदामत का इजहार किया है ज़ियाउल हक से अपने रिश्तों की वजह से। नहीं, ये हाई कोर्ट में किसने बंदे भेजे हैं? ये तो नैब के बंदे नहीं है। नैब तो बेचारा अपने ऑफिस में जिम्मेदारी कर रहा था। ये किसने साजिश की है शहबाज शरीफ के खिलाफ? अल्लाह उनको सेहत दे, मैं बार बार कह रहा हूँ, उनको नहीं, वो जो जहां से आया था उस गार्ड को भी अल्लाह सेहत दे। लेकिन ये जिसने बंदे भेजे हैं, ये जान के कोरोना वाले बंदे भेजे हैं शहबाज शरीफ को कोरोना। खुद ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं 100 बंदा होता है जो आता है, जो नवाज शरीफ साहब को सर्विसेज में मिलने आया था, 100 बंदा भी नहीं। उन्होंने कहा वो इकट्ठे होते हैं, फिर उनको कोरोना भी लग सकता है। इत्तेफाक फाउंड्री की तरफ से अगर शहबाज शरीफ की कहीं पेशी है, पहले उनका कोरोना का टेस्ट करा लिया करे लोगों को, फिर उनको भेज दिया करे। आपके वैसे भी काम कम करते हैं। अच्छा यार एक बात, बड़ी अहम बात, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी माफी मांगी है कि गलती। ख्वाजा साहब, एक गलती होती है, एक गलतान होता है, फिर उसका एक भुगतान होता है। पहले जरा सुनाएं इन्होंने उस अपनी गलती की क्या बात। ये गलती जब तक पाकिस्तान इंशाल्लाह रहती दुनिया तक रहे, ये गलती हमें हांट करती रहेगी। ये गलती नहीं थी, ये जुर्म था, क्राइम था। जरा सुनाएं जी।
मैंने इस ऐवान में जिया साहब के दौर से उससे वाबस्तगी की मैंने माफी मांगी। एक पार्टी जो है वो बार बार गिला करती है, उनके कायद पता नहीं वो आज भी उनके कायद हैं या नहीं हैं, लेकिन जो जुबान उन्होंने बोली है पाकिस्तान के लिए, मेरे और आपके वतन के लिए, वो भी उससे ला ताल्लुकी का इस ऐवान में जो है ऐलान करें और माफी मांगे पाकिस्तान के अवाम से। हाँ जी, भट्टी साहब वो माफ़ी मांग रहे हैं। इनके वालिद मोहतरम उस नॉन इलेक्टेड असेंबली के थे जिसमें साफियों को कोड़े लगे, फांसियां अच्छा लगी। ये मलक साहब ये देखें यार, ये आपका बाजी। नहीं। और सुने आखिरी बात, ये वो जहरीले पौधे थे जो तनावर दरख्त बन गए हैं। ये मुल्क भुगत रहा है। अच्छा मलक साहब, गलती नहीं थी, मैं गुजारिश करने क्रिमिनल। ये गालबन ख्वाजा आसफ साहब ने जियाउल हक से के साथ में माफी मांगी है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, जियाउल हक इक़्तिदार में ना आते तो आज जुल्फ़कार अली भट्टो शायद फांसी ना चढ़ता, लेकिन ये तो अल्लाह को पता है। जी हाँ, ये तो बहुत छोटे प्यादे थे ख्वाजा आसफ साहब, जलानी से कोठी से लेके पैसे तक। तो असल तो नवाज शरीफ को माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर जियाउल हक ना आता तो ये आप पे नवाज शरीफ 3 दफ़ा मुसल्लत ना रहता। कादी साहब मुझे बताए ना, अगर जियाउल हक की बड़ी पॉलिटिकल हुकूमत ख़त्म करके फांसी देने वालों पे तुम जश्न मनाते हो, जियाउल हक की कब्र पे जाके कहते हो मैं तुम्हारा मिशन पूरा करूंगा, और हमें कहते हो कि मैंने माफ़ी मांग ली। भट्टी साहब ये एक ऐसी ट्रेजिडी है हमारी सियासत की। मैं आपकी बात सुन रहा था, शहबाज शरीफ साहब हाथ हिला रहे हैं जब ये नैब में गया ना परसों चौथ, हाथ हिला रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो अब कोरोना हो गया तो नैब के खिलाफ लिख दिया। मैं समझता हूँ ये जो मुनाफकत है ना, जो 2 फेसेस हैं मेरा, क्योंकि एक जनरल सेक्रेटरी, मैं एक कमेंट जो करना चाह रहा हूँ, ये जो ख्वाजा साहब ने कहा है थोड़ा सा हमें भी इसको अप्रिशिएट भी कर देना चाहिए। चले मान लिया छोटे लेवल पे उन्होंने किया, उन्होंने एक आमरीत के एक MNA होने की हैसियत से एक पॉजिटिव, फिर मैं बताऊं, इतनी तो फिर मैं बताऊं ख्वाजा साहब नाहल क्यों नहीं हुए, फिर मैं बताऊं ख्वाजा आसफ साहब को कौन बचा रहा है। मत छेड़ो मलंगानों। तो फिर इसका मतलब है फिर इसकी माफी भी मांगेंगे 5 साल बाद, मांगेंगे कि मैंने वो भी मांगेंगे, वो भी गलत फैसले इस चक्कर से एक बंदे को इन्होंने, जिसको सिफारिशियां कहते हैं आप बड़े बीमार है, मैं आदत करने आया हूं, 2 घंटे उसके पास से उठे नहीं। इसका मतलब है कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं, 77 ही चल रहे हैं यार। सुने मलिक साहब, आपका वो दिल बहुत बड़ा है, नरम दिल है। आप तो कार्लोस साहब, आप डेमोक्रेट हैं, आपका बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल है आपका। हमने भुगता है, हमने पॉलिटिकल वर्कर्स की, कादी साहब, ख्वाजा आसफ साहब, हमने इस मुल्क की तारीख एक अहम शख्सियत जिन्हों को यजीदी रास्ते पे, अच्छा कादी साहब अहम तरीन शख्सियत को मिलने गए, आधा घंटा बाहर खड़े रहे, 2 घंटे। आप बहुत बीमार है, आपकी एज ज्यादा है, आपकी एज ज्यादा, आपकी सेहत की मुझे बड़ी फिक्र है। तो भाई आपको अपने उसको नैब में जाने की फिक्र थी, अब ना छेड़ा करें। हम टाइम और आपकी गाड़ी का नंबर और प्लेस भी बता देंगे। तजर्बा भी उनका काम आया ना पुराना, इसका मतलब है। हाँ, तो पुराने बंदे के पास गए थे ना, उनका एक दोस्त है, तीसरे जाके बैठे, खासी देर महफिल रही, बाकी आप अपनी खबरों की तरफ आए। और उन्होंने बात की प्राइवेटाइजेशन कमीशन के ये चेयरमैन रहे हैं, और सबसे डेट्रीमेंटल इनकी प्राइवेटाइजेशन थी जहां 90% फैक्ट्रियां बंद हो गई और वहां पे लग गया ये, मैं आई एम कोटिंग डॉक्टर कैसर बंगाली, इंतहाई मोतबर नाम, कि जनाब इन्होंने जो 2 नंबर ये किया था, जब MCB बेचा, ये जिस तरीके से इस मुल्क के असासों को छापों पे रख के बेचा, हम सपोर्ट करते हैं। इस पे भी माफी मांगे कौन से, सुनाए जरा जी। हमने प्राइवेटाइजेशन की, PTCL की इंतहाई अच्छी ट्रांजैक्शन जो है हमने उसको स्टार्ट किया। जितने बड़े बड़े बैंक हैं इनको हमने प्राइवेटाइज, हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है। स्टील मिल प्राइवेटाइज हुई, जनरल मुशर्रफ के वक्त हुई, उसको रिवर्स सुप्रीम कोर्ट ने किया। हम चाहते हैं कि ये जो जनाजे हैं पब्लिक सेक्टर में ये प्राइवेटाइज हो। PIE की प्राइवेटाइजेशन के भी खिलाफ नहीं है, या उनकी होटलों की प्राइवेटाइजेशन के भी खिलाफ नहीं है, एयरपोर्ट की जो है आउटसोर्सिंग, उन पे भी हम खिलाफ नहीं है। लेट मी स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ माई ओन पार्टी। ये ख्वाजा साहब, ये हमारी स्टील मिल जनाजा नहीं है। जनाजा वो है जो इसे मुर्दार बना के गिद्धों की तरह गोश्त नोचना चाहते हैं। जनाजा वो इशराफिया है जिसने इस मुल्क के मुश्किल से बनाए हुए असासों को टके टोकरी रख के बेचा। PTCL में हड़ताल पीपल्स पार्टी ने फौज बुला के तोड़वाई थी और कहा था हम मालकाना हकूक दे रहे हैं। कहां पे आपके प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट वो ले रही है, वो क्या कर रहा है? हर वो इदारा जो आपने बेचा वो टके टोकरी हो गया, और ये जुर्म था आपका जो, और इसको सेलिब्रेट ना करें। अच्छा भट्टी साहब, ये जुल्फी बुखारी साहब से बड़ी मोहब्बत है इनको, उनका भी आज इन्होंने जिक्र किया कि मैं उनको भी जानता हूं। ये क्या चक्कर है? स्टील मिल एक कमाऊ पुत्र था, जवान हुआ, लोगों को, हजारों लोगों को रोजगार मिला, आपने जनाजा बनाया।
आपने सियासी भर्तियाँ की, आपने नहल लोगों को भर्ती किया। एक नौजवान कमाऊ पुत्र जो 10,000 ख़ानदान को पालता था, आपने 10,000 ख़ानदानों के घर में सफा मातम बिछा दिया। भट्टी साहब एक अपनी गलत। अच्छा, जुल्फी बुखारी, उनसे बड़ी मदद का इज़हार किया उन्होंने। जुल्फी बुखारी साहब के बारे में। अच्छा, जुल्फी बुखारी के बारे में आप सुनने में बहुत दिलचस्प होते हैं, हालांकि देखने में भी बहुत दिलचस्प है। सुनाओ। यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई है कॉमर्स मिनिस्टर साहब की, एविएशन मिनिस्टर साहब की और जुल्फी बुखारी साहब हैं। जुल्फी बुखारी साहब जिस महकमे को चलाते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, वो ओवरसीज पाकिस्तानी खुद किस तरह बने। 1983-84 में जो वारदात हुई उसकी तारीख निकालने आपको पता लग जाएगा कि वो किस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी बने, या उनका जो खानदान किस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी। उनका इस ट्रांजैक्शन में शामिल होना जो है इस ट्रांजैक्शन पे जो है सवालिया निशान बना। ख्वाजा साहब, इस मुल्क में तो जिसने 4 कॉलम खुशामदाना लिख दिए वो सफीर लग जाता था या फेडरल मिनिस्टर लग जाता था। ये काम होता रहा। आपकी शानदार रवायात पे अमल हो रहा है, आपको तो सलाम करना चाहिए। तभी यही हो रहा है जो आप फरमा रहे हैं ना, अब भी ऐसे वो यही हो रहा है। वहीं खड़े हैं, आप फिक्र ना करें। देखिए हमारी तो चेंज हमारे लिए कोई करप्शन हलाल नहीं है मलिक साहब। हमें कोई सेविंग ग्रेस किसी में नजर नहीं आता। और हो की रहे साहब, हम आ जाते हैं जुल्फी बुखारी की तरफ। इमरान खान साहब ने चीनी स्कैंडल में कह दिया 85 से किया जाए। अगर मैन हैंडलिंग की हुई है, इंसानियत की स्मगलिंग हुई है, तो ये भी 1983 से शुरू कर दिया जाए। इस केस में क्या हर्ज है? क्योंकि इमरान खान साहब का तो दामन साफ है, ना वो करप्ट है ना करप्शन में मुलव्वस है। तो ताकि ये छोटे छोटे दफे तो खत्म हो। हमें क्या था, जुल्फी बुखारी साहब के वालिद में इल्जाम क्या है, उन पर मुकदमा हुआ था। पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, कोई है तो ले। अच्छा, नहीं पता, मैनू पता, मैं दस देना। FIR को रिकॉर्ड है, FIR की कापी दे दें। एक इंसान होंगे ने, उस दौर में लोगों ने करोड़ों रुपये जहाज भर के बैरून मुल्क भेजा है। उस वक्त PC पासपोर्ट पे जाते थे। मैंने FIR की अच्छा, ये इनका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है। और मुझे दुख है कि इमरान खान जैसा शफाफ साफ आदमी ओवरसीज का इनको बना रहा है, जिनके वालिद की एक हिस्ट्री है। अनबिलीवेबल चीजें है ना। देखिए, हमने जहां इमरान खान की तारीफ है वो की है, जहां मुस्लिम लीग अच्छा काम कर रही है। ये इल्जाम तो ख्वाजा आसिफ साहब लगा रहे हैं, हम तो नहीं लगा रहे। नहीं, मेरा तलक क्या है, मेरा क्या वास्ता उनसे। मैं तो कह रहा हूं कि ख्वाजा आसिफ ने जो लगाया है इल्जाम, इसकी तहकीक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 80 से करा दे। अब 85 से भी तो आप बात करा रहे हैं ना। अगर वो बेगुनाह होंगे, इनोसेंट होंगे, कोई उनके खिलाफ मुकदमा नहीं होगा, FIR में कोई ऐसी बात नहीं होगी, तो क्लियर हो जाएगा। सवाल है आपसे मलिक साहब, देखिए आप और मैं कुलीग हैं, हम भी, हमारे सियासी इख्तलाफ भी होते रहते हैं। ये भी तो कुलीग्स हैं, सियासतदान आपस में कुलीग है ना, एक पेशा है इनका। इनके एक दूसरे के बारे में इतने गंदे ख्यालात क्यों हैं? ख्यालात इसलिए कि आप चूंकि पॉलिटिक्स अवाम नहीं है, आपका मिशन नहीं है, आपके अंदर जमहूरियत नहीं है। वो कहते हैं आप इंतहाई बदुनवान हैं, आप चोर हैं, वो कहते हैं आप चोर हैं। मैं भट्टी साहब को इसमें आप में मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। आपने बड़ा कैटेगरी, मैं आपसे एग्री करता हूँ, आपने हमेशा इमरान खान की तारीफ की है कि वो ईमानदार आदमी है, ईमानदार। मगर एक लीडर में मर्दम शनासी भी चीज़ होती है, सिलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग। आपने 22 करोड़ मुल्क के लोगों को चलाना है और बंदे आपकी सिलेक्शन है नहीं। मैं ऐसी ईमानदारी को क्या करूं? मुझे इसका जवाब इसको तस्लीम करता हूं। इमरान खान, मैं तो नून लीग या किसी के पे रोल पे अल्लाह के करम नबी के सदके नहीं हूँ। इमरान अच्छी टीम सेलेक्ट कर सका, इसी वजह से 22 हफ्ते हो गए, महीने हो गए, कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया। यही वजह है इमरान खान साहब को नाकाम करने में। अपोजिशन के तो पल्ले ही कुछ नहीं है। उनके अपने करीबी 5-6 लोग हैं। आज इमरान खान 6-7 लोगों को साइड पे कर दे, आपको अवाम की जो इमरान खान के सोच के सम्राट हैं शहरियों तक मैं तो मेरा दिमाग। और मैं बता दूं, हफीज शेख से भी इमरान खान साहब बात पे नाराज है का आखिरी खबर जाओ। अच्छा, वो भी कुरम हो जाओ। उन्होंने भी एक गड़बड़ क्लिच की है। वो किस किस्म की किया, थोड़ी सी हमें समझा। पैसों में इमरान खान को मिसगाइड किया, सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। तो हफीज शेख साहब भी अंडर ऑब्जर्वेशन है। भट्टी साहब, पाकिस्तान का दिल उसके हाथ में है, फाइनेंस का कंट्रोल करता है पाकिस्तान को। तो घुट देगा, मर जाएंगे सारे। अल्लाह रसूल दा वास्ता जे IMF ते रहन दियो, ओदे कोल साडा दिल ना दियो, माफी दे दे हमें, कोई तो बंदा छोड़ दे सारे। मैं कह रहा हूँ नदीम बाबर पे वो खफा हुआ है। मेरी तो मैं तो एक रिपोर्टर हूँ, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना। ये टीम डिलीवर किस तरह राइट है, इख्तिलाफ कर ले। भट्टी साहब, ये डिलीवर किस तरह करेंगे? ये पाकिस्तान को किस तरह निकालेंगे? अगर इमरान खान सब टीम तब्दील नहीं करते तो इमरान खान का अपना मकसद, जिसके लिए 22 सालों जदोजहद मुझे पूरी होती हुई नजर नहीं आती। कई सब गुस्ताखी ना करे, मैं राय दे रहा हूँ, आगे हो सकता है बहुत बेहतर हो। 22 महीने जिस तरह जाया हुए हैं,
बाकी टाइम कम है और आइंदा 3 महीने में याद रख लें शायद कुछ तख्त गिराए जाएं, कुछ ताज गिराए जाएं। बड़ी खबर आने वाली ये मैं आपको पट्टी साहब खबर दे रहा आप हूं। बहुत बड़े रिपोर्टर हैं। ये सुन ले, सुन ले, खबर सुन ले। मेरी खबर भी सुन ले, मेरी खबर भी। मेरा पन्ना चोरी होना ही होना है। हम अगले 3 महीने नहीं, जो हो पट्टी साहब, जाएगा। बजट के बाद आप कुछ कहना चाह रहे थे, जरा नहीं, इंटरेस्टिंग वो चीज है। काम शुरू हो चुका हुआ तो ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। परसों, हाँ ऑफ कोर्स यार, देखें आपको अवाम ने सेलेक्ट किया है या अवाम ने वोट दिया है, डिलीवर तो आपने करना है। बिल्कुल। पट्टी साहब एक गल दसो, जो परफॉर्मेंस की आप बात कर रहे हैं, वो किहड़े पोजीशन होल्डर बाहर बैठे ने जिन्हें अंदर ले आना है? नहीं पोजीशन होल्डर नहीं, वो तो डिग्री चोर भी है उनमें से कुछ, डिग्री चोर भी है, लेकिन तब्दीली हमेशा बेहतरी की ख्वाहिश के लिए लाई जाती है। अगर एक तब्दीली ला के पहले से ज़्यादा नुकसान हो तो तब्दीली के फैसले पे नज़रसानी करनी पड़ती है। अगर आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, दुनिया चल रही है, कायदे-ए-आज़म नया चल गया, तो किसी एक बंदे के जाने से पाकिस्तान को नहीं होता। सिर्फ दयानतदार क़यादत, मेहनती मुहिब वतन क़यादत जो अवाम के लिए करे तो बेहतरी आएगी। ये बताएं, जितनी क़यादतें माजी में आती रही हैं, उनमें से कौन मुहिब वतन और दयानतदार था जिसे लेके? अच्छा भट्टी तो साहब, तभी तो आप तबाह में है ना। क्या एक दिन में ये तबाही हो गई है जो भट्टी साहब- 43,000 अरब मकरूज हो गया है? भट्टी साहब, क्या एक बंदा जिम्मेदार है इसका? थोड़ी सी आपको मैं पेट्रोल डालने लगा हूं। ये इंटरनेशनल जो प्रेस है उस पर भी इस तरह की खबरें आनी शुरू हो गई हैं और 2 बंदों पे तो इतनी डिस्कशन हो रही है, ये शहजाद अकबर कौन है और जुल्फी बुखारी कौन है, गैर मुंतखब बंदों पे बड़ी अच्छा लड़ाई शुरू हो लेकिन गई है। दोनों को बंदों से खुद पूछो वो आप कौन है, ये नहीं बता सकते। अच्छा, उनको भी नहीं पता। यार एक वो फायद ईसा साहब वाली खबर थी, आज लगता है आप उसने नहीं देनी, बड़ी दिलचस्प खबर थी। ब्रेक अगले सेगमेंट में आएंगे, लेकिन बात ये है, मैंने कहा ये पता करा लें ये गैर मुंतखब लोग यार। कहां से आए हैं? यार ये सवाल है। यार ये गैर मुंतखब लोग इमरान साहब को गैर पॉपुलर कर रहे हैं, तो उनको समझ भी नहीं आ रही। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, 3 और लोग और 2 ब्यूरोक्रेट हैं जो नवाज शहबाज हुकूमत के साथ इनडायरेक्ट सलाम दुआ बना चुके हैं। बरास्ता फवाद, असल फवाद, अब अगली खबर पे आप जाएं, वो मुझे हर चक्कर में आपने फंसवाना होता है। नहीं तो अभी तो आपने पिंडी वाले भी एक बड़े राजा महाराजा का भी जिक्र बताया था, वो भी पिंडी आ का वो चुके हैं। बेचारा, वो एक बेचारे वजीर है राजा, उन्हें सिर्फ वजारत चाहिए होती है तो और लोग आने उनके शुरू एक दो एक ब्रेक और है। मुशागल है वो पूरे होने चाहिए। एक ब्रेक है। वो हमें अल्लामा इकबाल अजीम शायर थे कि बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, ये वैसे ही मैंने कह दिया अनरिलेटेड है, इससे कोई मतलब न निकालिएगा। ब्रेक के बाद आते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट में जो काजी फायद ईसा साहब का केस है, इस हवाले से आज क्या कमेंट्स किए गए और इसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकती हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज कुछ कार्रवाई की आप हम एक्सर्प्ट सुनाते हैं जो रिमार्क्स आए हमारे फाजिल अदरिया के काजी फाइज साहब की केस के बारे में। जल्दी से सुना देता हूँ फिर आते हैं। मिसकंडक्ट की तारीफ दीगर कवानीन की बजाय बेहतर होगा आइन के तहत देखी जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर आला अदलिया के किसी भी जज से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम सवाल कर सकता है। अगर ये मान लेते हैं कि जज से उनकी एहलिया या जेर कफालत बच्चों के असासों के बारे में नहीं पूछ सकते तो तबाही होगी। फरोग नसीम साहब, पनामा केस में नवाज शरीफ ने कहा था मुझसे ना पूछा जाए। फरोग नसीम, क्या आपने बेगम से पूछा कि जायदाद या फ्लैट कहां से लाए? जस्टिस सज्जाद अली शाह, नैब कानून में भी जिसके नाम प्रॉपर्टी होती है उसको जाहिर किया जाता है। जस्टिस सज्जाद अली शाह, अगर असल राय ना मिले तो फिर दीगर से पूछा जाता है। जस्टिस सज्जाद अली शाह, पाकिस्तान के तमाम जजेस पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन होते हैं। फरोग नसीम साहब, सवाल यह है कि क्या बेगम से पूछा गया कि जायदाद कहां से खरीदी गई? सज्जाद अली शाह, डिसिप्लिनरी कार्रवाई में बेगम साहिबा से नहीं पूछा जाता। फरोग नसीम, सुप्रीम कोर्ट जजेस के मुख्तलिफ कवायद में भी एहलिया के जेर कफालत या खुद कफील होने की तमीज़ नहीं है। फरोग नसीम साहब और जस्टिस मकबूल बाकर कहते हैं याद रखना चाहिए रेफरेंस में बुनियादी इशू टैक्स कानून की शिक्स 116 की खिलाफ वर्जी है। मेरा अदालत से वादा है कि शिक्स 116 पर भी भरपूर दलाइल दूंगा। आज फरोग नसीम साहब ने कहा आज आपको मुकम्मल वक्त दिया गया, आप एक नुक्ता पर भी दलाइल नहीं दे सके। जस्टिस उमर अता बंदयाल, आइंदा 2 रोज में अपने दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। फरोग नसीम, बदनीति का नुक्ता नहायत अहम है, आपने नहीं बताया शवाहिद कैसे इकट्ठे किए गए। जस्टिस उमर अता बंदयाल और जजेस की निगरानी भी अहम नुक्ता है। जस्टिस उमर अता बंदयाल, यह ध्यान में रखें कि एक जमहूरी हुकूमत को जजेस की जासूसी पर ख़त्म किया जा चुका है। जस्टिस मकबूल भट्टी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछने और आपसे भी दोनों जवाब दीजिएगा। एक सवाल फिर आगे बढ़े। भट्टी साहब कि कोई स्क्रूटनी और जासूसी में कोई फ़र्क होता है? अच्छा, मेरी अर्ज ये है कि एक तो मोहतरम जस्टिस काबिल एहतराम उमर बंदयाल साहब, बदनीति का नुक्ता नहायत अहम है, आपने नहीं बताया शायद कैसे इकट्ठे किए। एक तो बदनीति किसी की जानने के लिए कोई तरीकाकार नहीं है।
नियतों का हाल अल्लाह जानता है। कर सकते हैं नहीं, मैं उनके रिमार्क्स में कह रहा हूँ, हैं? लेकिन गुजारिश है, मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट के किसी जज साहब के बारे में अगर कोई शिकायत आती है तो प्लेटफॉर्म सुप्रीम जुडिशियल कोर्ट सर है, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी इंक्वायरी वो भेज सकता ना रेफरेंस, उसकी इंक्वायरी ही खुफिया कराई जाती है। आदमी भी दे सकता है, नहीं कोई भी दे सकता है, लेकिन फैक्ट्स जानने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान बुला के कहते नहीं है DGFI फलां को भाई इसकी तहकीकात करके मेरे पास लाओ। खुद सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में JIT नहीं बनाई, उसमें भी तो खुफिया तरीके से इंफॉर्मेशन ली गई थी। कभी अगर किसी ने मैंने कोई गड़बड़ की है तो मैं आपको रसीद दूंगा कि मैंने गड़बड़ की है। हमेशा इंफॉर्मेशन जो छुपाई जाए, जो मेरे बारे में एक एलिगेशन है कि मैं अरबों रुपए का मालिक हूं, मैं नहीं बता रहा। एक असूल तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद एस्टैब्लिश किया था। मुझे थोड़ा सा यार एक सवाल देता हूँ आप एक सुप्रीम कोर्ट के फादर चीफ जस्टिस जो है अपना, पहले भी हम बात कर चुके हैं, जनाब जो थे क्या नाम है खोसा साहब, उन्होंने मेरे ख्याल में एस्टैब्लिश किया था कि भाई ये उन्होंने ये नहीं देखा कौन कह रहा है, उन्होंने देखा क्या कह रहा है। खास तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से जो दरखास्त आई तो उसमें कोई इदारे का आदमी नहीं था, उन्होंने कहा भाई ये दरखास्त लाओ। मैं एक जवाब देने लगा, जो कानून है ना, जो मैंने आज आईनी माहिरीन से पूछा और दूर रहे ना, वो किसी जज के लिए अलग है, ना जर्नैल के लिए अलग है, ना पॉलिटिशियन के लिए, ना साफी के लिए, वकला से वो कह रहे हैं। मैंने उनसे पूछा था ये जो हुकूमत ने भेजा है, उन्होंने कहा ये हुकूमत का राइट है, ताहम जज से मान ने हकायक तक पहुंचने के लिए हमेशा क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। हाँ, फैसला उन्होंने करना है। लेकिन आखिरी बात, आपको पता है जब किसी को हाई कोर्ट का जज रखना हो, बनाना हो, ISI MI IB से रिपोर्टें मांगी जाती हैं और ये हुकूमतें मांगती हैं और खुद आला अदालतें मांगती हैं। मैं आपको ये कन्फर्म बता रहा हूं, किसी सरकारी अफसर को प्रमोट करना है, किसी को लगाना है तो उसके बारे में रिपोर्ट्स मांगी जाती है और वो रिपोर्ट्स खुफिया तरीके से कलेक्ट करते हैं। वो जाके खुद नहीं पूछते कि मैंने काजी सईद की रिपोर्ट बनानी है, काजी साहब दसो तो सही की कर दे, मैं हमेशा बेहतरीन रिपोर्ट दूंगा अपनी। जी इस 30 सेकंड्स हैं यार, आप मुझे ये बताएं कि फिर ये हम कहा करते हैं कि एक प्रीसेप्ट है कि भाई कौन कह रहा है ये ना देखें, क्या कह रहा है ये देखें, आप समझते हैं? नहीं, जो असल बात है ना इस केस से जो हम जैसे लोगों को समझ आएगी कि जासूसी और तफ्तीश जो भट्टी साहब कह रहे हैं इसमें क्या फ़र्क है। मगर आज एक जज साहब को, मोअज़्ज़ज़ जज साहब का ये कमेंट था ना कि जासूसी से हुकूमत भी जा चुकी है माजी में, तो मेरा ख्याल है इस केस में जो मेरे जैसे बंदे को क्लोजिंग है जी, वो करें उनकी सवाबदीद है। हम तो सिर्फ जजेस की ज़ात को हम डिस्कस नहीं कर सकते, मगर फैसलों को डिस्कस कर सकते हैं जिसमें वो पाबंदी ना लगा दें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।